क्या बोल रहा है भाई? अच्छा जी, थोड़ा पीछे चलते हैं, जरा याद करते हैं कि इस चैप्टर को हमने कहाँ से शुरू किया था। तो बेटा चैप्टर जैनब अगर तुम्हें याद आता हो तो चैप्टर था हमारा न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन सिंथेसिस का। जैनब स्कूल में हो गया ये चैप्टर कंप्लीट या चल रहा है? सर हो गया है। हो गया है। अच्छा, और अभी कौन सा चैप्टर चल रहा है स्कूल में? अभी विंटर ब्रेक खत्म हो गया तो कल स्टार्ट कराएंगे। कल स्टार्ट कराएंगे। अच्छा, छुट्टियों से पहले कंप्लीट हो गया था, ठीक है। हाँ तो जी। और तुम मेरे साथ साथ तुम्हारा प्रोटीन सिंथेसिस भी हो गया था। तुमने हाँ जी, रिवाइज किया था उसके बाद नहीं किया था? किया था। किया था, ठीक है। तो अच्छे से कवर हो गया? तुमने कुछ पास पेपर्स ट्राई करना शुरू किए हैं चैप्टर के? पास पेपर्स करने की कोशिश की है तुमने इस चैप्टर की जैनब? नहीं सर। अभी नहीं की तो किसी चीज का इंतजार है? जी अमान, आपने भी लास्ट क्लास तक अटेंड किया था या आप इस चैप्टर की लास्ट क्लास में नहीं थे? सर नहीं था लास्ट क्लास। ठीक है। अच्छा, चलें मैं थोड़ा क्विकली रिकॉल कर दूं चैप्टर को। बेटा हम लोगों ने स्टार्ट किया था न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन सिंथेसिस को विद द डेफिनेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड की न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं, डीएनए, आरएनए, फिर मोनोमर ऑफ डीएनए कौन होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है। न्यूक्लियोटाइड क्या वाला होती है, किन चीजों से मिलकर बनी होती है, इनके ऊपर बात की थी। एक न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, एक न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, इसके ऊपर बात की थी। उसके बाद फिर डीएनए का स्ट्रक्चर हमने डिस्कस करना शुरू किया था कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इट्स अ डबल हेलिकल मॉलिक्यूल, इट्स अ ट्विस्टेड लेडर। उस लेडर को हमने खोलकर समझा था कि लेडर कैसी दिखती है, लेडर की कंस्ट्रक्शन कैसे हुई हुई होती है, न्यूक्लियोटाइड्स कैसे आपस में जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स कहां पर होते हैं, स्ट्रैंड्स आपस में कैसे जुड़ते हैं, स्ट्रैंड्स की अपनी स्टिचिंग कैसे हुई हुई होती है, ठीक है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहां पर होते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स कहां पर होते हैं, शर्गाफ रूल क्या है, शर्गाफ रूल को अप्लाई करके हम कैसे एक स्ट्रैंड के थ्रू दूसरे स्ट्रैंड की बेसिस को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। फिर एटीपी क्या एक न्यूक्लियोटाइड है जी, तो उसके ऊपर भी हमने बात की थी कि न्यूक्लियोटाइड जरूरी नहीं कि सिर्फ डीएनए में हो, बल्कि न्यूक्लियोटाइड हर वो मॉलिक्यूल कहलाएगा जिसके अंदर कंडीशंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड पूरी होती हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए का प्रोसेस, यानी जिसमें डीएनए अनजिप होता है और एक डीएनए के मॉलिक्यूल से दो डीएनए के मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं, उस प्रोसेस को डिस्कस किया था। उसमें सबसे पहले हमने टाइप्स ऑफ रेप्लिकेशन पे बात की थी कि रेप्लिकेशन के कितने मैनर्स हो सकते हैं। तो देयर वर 3 डिफरेंट मैनर्स, सेमी कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव एंड डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन, जिसको हमने एक छोटी सिंपल डायग्राम से इलस्ट्रेट किया था। और उसके बाद फिर हमने प्रोसेस ऑफ सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन जो हमारे अंदर होता है उसको डिस्कस किया था। तो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है ये आपकी स्क्रीन पर चल रहा है कि किस तरह से डीएनए अनजिप होता है। ये वो पर्टिकुलर रेप्लिकेशन थी जिसमें जब एक डीएनए से दो डीएनए बनते हैं तो ईच डीएनए, ईच daughter DNA contain one strand from the parent DNA and one strand from the daughter DNA। तो ये बात हमने पढ़ी थी। उसके बाद फिर हमने एक्सपेरिमेंटल एविडेंस की बात भी की थी। चैप्टर में देख रहे हैं काफी सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं। एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के हमने ये हवाई फायर तो मार दिया था कि भाई सेमी कंजर्वेटिव एप्लीकेशन होती है, लेकिन क्या इसका कोई हमारे पास प्रूफ भी है? तो मेजन और स्टाहल ने इसको प्रूव किया था, जिसमें उन्होंने एक आर्टिफिशियल डीएनए बनाया था, हैवी डीएनए, और फिर उस हैवी डीएनए को नॉर्मल मीडियम में रेप्लिकेट किया था। और उस रेप्लिकेशन के जो रिजल्ट्स थे उनके थ्रू जो है वो कंक्लूजन आया कि ये रिजल्ट उसी वक्त पॉसिबल हैं जब डीएनए की रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव स्टाइल में हो। और मैंने करके भी दिखाया कि अगर सेमी कंजर्वेटिव में ना हो, कंजर्वेटिव में हो, तो रिजल्ट्स वैसे नहीं आते जैसे कि हमें मिले थे। उसके बाद फिर हमने फॉर द फर्स्ट टाइम डीएनए के कंपैरिजन में आरएनए को डिस्कस किया और आरएनए को देखा। और डीएनए का स्ट्रक्चर जो कि हम जानते थे, तो आरएनए हमारे लिए कोई बिल्कुल डिफरेंट चीज नहीं थी, बल्कि हमें समझ में आया कि आरएनए और डीएनए में क्या डिफरेंसेस होते हैं, शुगर में और नाइट्रोजनस बेसिस में क्या होते हैं, स्ट्रैंड्स में क्या होते हैं, टाइप्स में क्या होते हैं, ये बात हमने की। उसके बाद फिर हमारे एक नेक्स्ट टॉपिक आ गया जिसमें हमने बात की थी जेनेटिक कोड की, कि जीन और जेनेटिक कोड क्या चीज होती है। तो डीएनए का जो फंक्शनल सेगमेंट होता है उसे हम जीन कहते हैं, और असल में वो एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती है। और उस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पर जो तीन तीन न्यूक्लियोटाइड्स का ट्रिपलेट सेट बनता है, इसे हम जेनेटिक कोडॉन कहते हैं। और असल में हमने ये बात समझी थी कि ये जो कोडॉन्स हैं इनका कोई ना कोई मतलब है, और ये सिर्फ अल्फाबेट्स नहीं है, ये सिर्फ नाइट्रोजनस बेसिस नहीं है, बल्कि ये हर तीन न्यूक्लियोटाइड्स का जो सेट है इसका कोई ना कोई कोडेड ट्रांसलेशन है जो कि बॉडी जानती है, ठीक है। और इन्हीं तीन तीन के ट्रिपलेट्स को हमने कोडॉन्स कहा था, और जेनेटिक कोड को फिर हमने डिफाइन किया था। फिर हमने बात की थी कि ये कोड्स कौन बना रहा है, नाइट्रोजनस बेसिस बना रही है। तो ए सी जी टी जब ये कंबाइन होते हैं चार डिफरेंट बेसिस, कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनते हैं, 64 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनते हैं। और उसमें हमने चार अलग कर लिए थे स्टार्ट और स्टॉप कोडॉन के नाम पर, और 60 अलग कर लिए थे। यहां पर एक बात बहुत अहम थी जो आज भी डिस्कस होगी, इसलिए ये बात दोबारा हाईलाइट कर रहा हूं कि हमने बात की थी कि जो अमाइनो एसिड्स हैं वो 20 होते हैं, लेकिन कोड जो है वो काफी ज्यादा हैं। तो इसका मतलब है हर अमाइनो एसिड के लिए मल्टीपल कोड्स हो सकते हैं।
फिर हमने स्टार्ट कोडॉन की बात की थी कि जो स्टार्ट कोडॉन है स्पेशल कोडॉन जो कि स्टार्टिंग सिग्नल भी होता है और एट द सेम टाइम अमाइनो एसिड मिथ्योनीन का सिग्नल भी होता है, जबकि स्टॉप कोडॉन जो है वो किसी भी अमाइनो एसिड का सिग्नल नहीं होता, बल्कि वो सिर्फ इस बात का सिग्नल होता है कि काम को रोक दिया जाए। कुछ याद आ रहा है बच्चों तुम लोगों को या नहीं? यस सर, आ रहा जी है। सर। ठीक है। हानिया, आप केमिस्ट्री वाले क्लास में अभी नहीं थे? जी सर, मैं वो बाहर थी। अल्लाह खैर करे। बारिश एंजॉय कर रही थी बाहर? जी सर। माशा, सच में बारिश एंजॉय कर रही थी? जी सर, बारिश हुई थी। नहीं, एंजॉय कर रही थी आप बाहर बारिश में एंजॉयमेंट करने गई थी या वैसी किसी काम से बाहर गई थी? ऐसे ही गई थी तो रास्ते में बारिश हो गई। अरे भाई साहब, ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं प्रोटीन सिंथेसिस पे। फिर आपने बताया था कि चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निकल कॉन्सेप्ट जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस का था, जिसको हमने लंबा चौड़ा करके 2 सेशंस में डिवाइड करके पढ़ा। खुलासा ये था कि जब प्रोटीन सिंथेसाइज करना होगा तो उसके लिए 2 स्टेप्स होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। जैनब, याद आ रहा है बेटा कुछ या नहीं आ रहा? जैनब, तुम्हारे बारे में थोड़ा सा ना मुझे जी शक ज्यादा हो गया है कि पता नहीं तुम्हें सर, याद। आ रहा है। तो ट्रांसक्रिप्शन हमने क्या कहा था कि जब डीएनए के कोड्स एक्सपोज होते हैं और डीएनए अपना मैसेज जो है वो एक नए स्ट्रैंड पे कॉपी करता है, जिसे हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं, तो इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन का नाम दिया गया था। और इसको हमने लिखा हुई है कि सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए बाय यूजिंग डीएनए एज अ टेम्पलेट। ठीक है, किस तरह से ये प्रोसेस हुआ था ये हमने लिखा था कि भाई डीएनए अनजिप हुआ, जो पार्ट अनजिप होने वाला था अनजिप हुआ, और फिर जनाब अली वो कोड्स एक्सप्रेस हो गए। एक्सप्रेस होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता जो फ्री न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो जाकर जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है उसके साथ अटैच होते हैं, और फिर आरएनए पॉलीमरेज उनको आपस में स्टिच कर देता है, और स्टिच करने के बाद एक प्री मैच्योर आरएनए बनता है जिसे हम प्री मैसेंजर आरएनए कहते हैं, जिसकी फिर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस होती हैं, जिनमें स्टार्ट और स्टॉप कोडॉन का अटैच करना और इसी तरह इंट्रॉन्स को रिमूव करके सिर्फ एक्सॉन्स और एक्सॉन्स को आपस में कनेक्ट कर देना। ये सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से वो फाइनल एक मैसेंजर आरएनए बन जाता है। इस प्रोसेस को स्प्लाइसिंग कहते थे। उसके बाद हमने आपको बताया था, यही चीज डायग्राम में भी दिखाई थी, और एक बात यहां तक बताने के बाद आपको ये समझाई थी कि डीएनए पर जो कोड थे उसमें जो टेम्पलेट स्ट्रैंड पे कोड थे उसका ऑपोजिट कोड हुआ है मैसेंजर आरएनए पर, और जो नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड था यानी उसका और मैसेंजर आरएनए का जो कोड है वो एग्जैक्टली सेम होता है। ओनली द डिफरेंस लाइज इन द यूरेसिल एंड थाइमीन, क्योंकि आरएनए में थाइमीन नहीं होता, यूरेसिल होता है। ये बात आपको समझाई थी और कहा था एमसीक्यू में भी आपको पूछी जाएगी। फिर हमने नेक्स्ट सेशन लो लास्ट सेशन था उसमें ट्रांसलेशन की बात शुरू की थी कि भाई मैसेंजर आरएनए बन तो गया, अब बनने के बाद वो कहां आएगा, वो कहां पहुंचा, न्यूक्लियर पोर्स के जरिए कहां पहुंचा दिया जाएगा, राइबोसोम्स के अंदर। तो राइबोसोम्स में आ जाएगा, और राइबोसोम्स जनाब अली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे भी होते हैं और फ्रीली स्कैटर्ड भी होते हैं। और राइबोसोम पर जाने से पहले हमने बताया था कि साइटोप्लाज्म के अंदर पहले से 2 आरएनए मौजूद हैं। एक राइबोसोम के अंदर राइबोसोमल आरएनए मौजूद होता है जो सिग्नलिंग का काम करता है, और दूसरा एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड आरएनए क्लोवर लीफ लाइक प्लांट की शेप होती है, और वो आरएनए मौजूद है जिसको हम ट्रांसफर आरएनए कहते हैं, जिसमें मैंने तुम्हें बताया था कि एक तो इसकी शेप बड़ी यूनिक है, दूसरा कि ये डबल स्ट्रैंडेड नहीं है, सिंगल स्ट्रैंडेड ही है लेकिन इसके स्ट्रैंड फोल्ड हुए हैं। तीसरा कि इस पर एक खास पार्ट होता है जो कि टेम्पलेट कोडॉन वाला एंटी कोडॉनिक पार्ट कहलाता है, और इस पर एक अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट होती है। बनता ये न्यूक्लियस में, बाद में साइटोप्लाज्म में चला जाता है। फिर हमने ट्रांसलेशन शुरू की थी कि ट्रांसलेशन में ये मैसेंजर आरएनए फॉर्म हुआ। अब मैसेंजर आरएनए राइबोसोम में पहुंचा जो कि स्लाइड करता था, याद करो एक एक करके, जब इसका एक कोड स्लाइड करके आता है स्टार्टिंग कोडॉन, तो फिर याद आ रहा है कुछ कि उसका सिग्नल जाता है उसके कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांसफर आरएनए को, फिर वो कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांसफर आरएनए अपने साथ अमाइनो एसिड को बाइंड करता था, बाइंड करके लेकर आता था, क्रॉस चेकिंग के बाद उस अमाइनो एसिड को यहाँ पर रिलीज कर देता था, और यही प्रोसेस कंटिन्यू चल रहा था कि कोड एक एक करके स्लाइड हो रहा था। जो कोड यहाँ आया, जैसे यहाँ कोड आया GGG, तो इसका सिग्नल किसको मिला, CCC को, और सिग्नल जिसको CCC को मिला उसने स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को बाइंड किया और लेकर आया, और यहाँ आकर क्रॉस चेक करने के बाद रिलीज कर दिया, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। फाइनली जब स्टॉप कोडॉन आ जाएगा तो स्टॉप कोडॉन के टाइम पर क्या होगा, कोई अमाइनो एसिड को सिग्नल नहीं जाएगा, और जो भी पेप्टाइड चेन आपने बनाई है वो यहां से रिलीज हो जाएगी, एंड दैट इज हाउ प्रोटीन इज बीइंग मेड। यही चीज आपको यहां पर मैंने डायग्राम्स में भी दिखाई थी कि ये आरएनए है,
ये राइबोसोम में पहुंचा और ये ट्रांसफर आरएनए है जो उसने अमाइनो एसिड को अपने साथ बाइंड किया हुआ है। फिर आपने इस डायग्राम में देखा था कि जब कोड स्लाइड करके गया है मैसेंजर आरएनए का, तो उसने ट्रांसफर आरएनए को बुलाया है। ट्रांसफर आरएनए देखो अपने साथ अमाइनो एसिड मीथियोनिन लेकर आया है। फिर आहिस्ता आहिस्ता कोड स्लाइड करते जा रहे हैं और अमाइनो एसिड की चेन ग्रो करती जा रही है, यहां तक कि एट लास्ट जो है आपने देखा था कि चेन को फ्री कर दिया गया था। और लास्ट डिस्कशन जो हमने की थी आखिर में वो ये थी, कंक्लूसिव डिस्कशन थी, कि जो डीएनए के स्ट्रैंड है, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है मैसेंजर आरएनए उसका ऑपोजिट होता है और नॉन टेम्पलेट से सिमिलर होता है विद द डिफरेंस ऑफ यूरेसिल एंड थाइमीन। और इसी तरह मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए एक दूसरे से ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए ऑपोजिट होते हैं, जबकि जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है और जो ट्रांसफर आरएनए कोड है ये एक दूसरे से सिमिलर होते हैं विद द ओनली डिफरेंस ऑफ यूरेसिल एंड थाइमीन। ये बातें एकदम से जो मैं बोल रहा हूं, अगर आपने पढ़ी भी नहीं है तो डेफिनेटली आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, लेकिन अगर आपने पढ़ी हुई और अब आपने रिवाइज भी किया हुआ है तो ये बातें सारी आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि ये बातें हमने ओवर द कोर्स ऑफ चैप्टर डिस्कस की हैं। ये सारा कुछ चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। आज मैं और आप बैठे हैं इस चैप्टर के लास्ट लेक्चर में, जो कि है म्यूटेशंस का लेक्चर। म्यूटेशन का जो टॉपिक है ये A2 में ज्यादा डिटेल में आता है, AS में इतनी डिटेल में नहीं है। तो हम लोग इंशाल्लाह ताला जितना डिटेल है वो करेंगे। आसान है, इसमें ज्यादातर चांसेस हैं कि आपके पास एमसीक्यू में इस टॉपिक को पूछा जाए, तो इसलिए एमसीक्यूज जो स्पेसिफिक होते हैं ना उनके लिए बहुत कैरेक्टरिस्टिक और क्रंच इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वरना आप जनरल इंफॉर्मेशन पर एक स्पेसिफिक एमसीक्यू को ठीक नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह ताला आज हम शुरू करेंगे डिस्कशन म्यूटेशन पर और आज ही के सेशन में इसे कंटिन्यू भी कंप्लीट भी इंशाल्लाह कर लेंगे। तो सबसे पहला सवाल जो हमारे जहन में आ जाता है कि म्यूटेशन होती क्या है, तो भाई म्यूटेशन को समझने के लिए पहले दो वर्ड आ जाते हैं मार्केट में। एक वर्ड है म्यूटेशन का और एक वर्ड है एवोल्यूशन का। जी, कोई दोनों को अलग अलग करके बता सकता है मुझे? ज़ैनब, चूंकि तुमने पढ़ा हुआ है स्कूल में तो तुमसे पहले पूछूंगा मैं, म्यूटेशन और एवोल्यूशन इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी और क्या डिफरेंस? सर म्यूटेशन तो नहीं पढ़ाया। म्यूटेशन नहीं पढ़ा है? क्यों? ये तो गलत बात कर रही हो नहीं। तुम कि अब जब जो टॉपिक पूछा है तो मैंने कह रही पढ़ाया नहीं। नहीं सर, सच्ची में सिर्फ प्रोटीन सिंथेसिस तक पढ़ाया है, हाँ, वो म्यूटेशंस नहीं पढ़ाया। और म्यूटेशन क्यों नहीं पढ़ाया भाई? म्यूटेशन लर्निंग ऑब्जेक्टिव में खत्म थोड़ी हुआ है, म्यूटेशन मौजूद है लर्निंग ऑब्जेक्टिव में अभी भी। फिर पता नहीं, शायद फिर चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ होगा। जहन से निकल जाता क्योंकि है बात। ये तो तुमने बड़ी सेफ विंडो पकड़ ली। चलो, अगर नहीं भी पढ़ाया तो म्यूटेशन और एवोल्यूशन सुना तो है ना आपने, तो ओ लेवल बायोलॉजी तो पढ़ी थी, तो जरा अपना कमेंट दे दीजिए म्यूटेशन और एवोल्यूशन पे, दोनों में सिमिलैरिटी क्या है और डिफरेंस क्या है? सर एवोल्यूशन जो होती है वो ओवर टाइम पीरियड एक चेंज आता है, और म्यूटेशन जो होती है उसमें कोई डिफेक्ट होता है जिसकी वजह से चेंज आता है। जी सदफ, आप कोई कमेंट करना चाहेंगे म्यूटेशन एवोल्यूशन पर? नो सर। जी बेटा बोले, कुछ तो बोले, म्यूटेशन एवोल्यूशन में कोई सिमिलैरिटी या डिफरेंस तो बताइए। अरे भाई बोलना पड़ेगा, खामोश थोड़ी रहना है। जी लाइबा इनकलाब पटेल, हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही मेरी? भाई मेरी आवाज नहीं आ रही? हेलो, आ रही है सर। अरे तो आ रही है तो जवाब तो दो। अजी गूंगे बन के बैठ गए सारे। जी लाइबा, हानिया, सदफ, जवाब दीजिए बेटा। म्यूटेशन एवोल्यूशन इतना कॉम्प्लिकेट कर दो इतनी सिंपल सी डिस्कशन को? भाई जैनब ने भी तो कुछ ना कुछ बोला ना, तो बोलो ना। पर एवोल्यूशन लार्ज स्पैन ऑफ टाइम में होता है, म्यूटेशन इज रैपिड। जी लाइबा एंड सदफ, अभी भी मैं आपके रिस्पांस का वेट कर रहा हूं। लाइबा और सदफ का रिस्पांस अभी भी नहीं आ रहा, पता नहीं यार, ये मुझे समझ नहीं आती बात। अरे भाई बोलो तो, कुछ तो बोलो, खामोश रहना थोड़ी हाल है। जी अमान मुगल, नहीं सर, इतना कोई आइडिया नहीं है। इतना कोई आइडिया नहीं है? तुक्का तो लगाओ, एवोल्यूशन तो पढ़ा है ना बायोलॉजी में यार, ओ लेवल में। तुक्का लगा लो सर एक स्पीशी से दूसरी स्पीशी में ट्रांसफॉर्म होना। अल्लाह। चलो
देखो दोनों में सिमिलैरिटी क्या है पहले समझो, दोनों ही जो टर्म्स है ना ये इनमें कॉन्सेप्ट क्या है, बोथ आर परमानेंट चेंज। कुछ चाय शाय आ रही है नहीं आ रही है? तो शोर होगा यार, शोर होगा, ऐसे तो रिकॉर्डिंग सारी खराब हो जाएगी, यूट्यूब पे गालियां आएंगी। तो अभी रखनी है, अभी लाजमी अभी ही रखनी है, खामोशी से रख सकते हैं तो रख लें, मैं तो मर्यादा नहीं है। परमानेंट चेंज है, परमानेंट चेंज है जीन में या परमानेंट चेंज है जेनेटिक स्ट्रक्चर में। दोनों में सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों कॉन्सेप्ट्स में जो आपका जीन है ना बेटा, जीन आपने पढ़ा है ना, जीन क्या है, जहां से आप सारी फंक्शनल कंट्रोल कर रहे हैं, डीएनए का वो सीक्वेंस है, ठीक है। तो म्यूटेशन और एवोल्यूशन दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है कि दोनों में जीन में जो चेंज आता है वो परमानेंट आता है। और दोनों में डिफरेंस क्या है जो किसी बच्चे ने भी बताया भी था, और वही डिफरेंस भी है कि ये सडन चेंज है, रैपिड चेंज है, अचानक से आ जाता है, ठीक है, ड्यू टू XYZ रीजन। जबकि ये जो चेंज है ना ये बहुत ज्यादा ग्रेजुअल चेंज है, ओवर द कोर्स ऑफ वन जनरेशन भी नहीं, मेनी जनरेशन, ओवर द कोर्स ऑफ मेनी जनरेशन ये प्रोसेस कंप्लीट होता है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट क्या है कि म्यूटेशन कैन बी बेनिफिशियल और हार्मफुल। मोस्ट ऑफ द टाइम तो हार्मफुल ही होती है, लेकिन इट कैन बी समटाइम्स बेनिफिशियल एज वेल। लेकिन एवोल्यूशन इज ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर द स्पीसीज। तो ये कंपैरिजन में इसलिए बताया कि एग्जाम में सवाल आ चुका हुआ है थ्योरी में कि कंपेयर द म्यूटेशन विद, ऐसा कोई सवाल था कि डिफरेंशिएट म्यूटेशन विद एवोल्यूशन। तो उसमें कंपैरिजन जब आता है तो आपको उसके कॉमन और उसके जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उस पर बात करनी होती है। बड़ा बेसिक सा सवाल था ये, मैं समझ रहा आपको आता होगा ऑलरेडी। तो म्यूटेशन और एवोल्यूशन दोनों में जो कॉमन बात है वो क्या है ज़ैनब, कि दोनों में जीन में परमानेंट चेंज आ जाता है, ठीक है, रिवर्सिबल नहीं, इररिवर्सिबल चेंज आ जाता है। दोनों में डिफरेंशिएटिंग पॉइंट क्या है कि म्यूटेशन एक सडन चेंज है और एवोल्यूशन एक बहुत ही ज्यादा स्लो और ग्रेजुअल चेंज है जो कि ओवर द कोर्स ऑफ मेनी जनरेशन आता है। म्यूटेशंस कैन बी बेनिफिशियल, मोस्ट ऑफ द टाइम म्यूटेशंस हार्मफुल ही होती हैं, लेकिन एवोल्यूशन जो है ग्रेजुअली जो आ रही होती है वो हमेशा आपके लिए बेनिफिशियल होती है। जब एवोल्यूशन स्पीशी का हो रहा होता है वो एनवायरनमेंट के लिहाज से हमेशा उसको मैक्स क्या कहते हैं उसको फिटेस्ट बना रहा होता है टू सर्वाइव इन द एनवायरनमेंट, ठीक है ना। तो एक बेसिक कंपैरिजन ये है। अब जाहिर है हमने पढ़नी है म्यूटेशन, और म्यूटेशन के बारे में मैं आपको, जैसे कि मैंने कहा, A2 में डिटेल एग्जांपल्स के साथ आएंगे। अभी मैं आपको म्यूटेशन के सिर्फ कैटेगरीज बताऊंगा जो अच्छे समझने जरूरी है। म्यूटेशन मैंने A2 का कोई बच्चा ऐसा नहीं पढ़ाया जिसको म्यूटेशन सारी अच्छे से आती हो, क्योंकि AS में वो बस पता नहीं म्यूटेशन क्या पढ़ के जाते हैं, अल्लाह बेहतर जाने, बस उनको ऊपर ऊपर से म्यूटेशन पता होती है, म्यूटेशन की जो डिविजन है वो पता ही नहीं होती। तो वो जब नहीं पता होती तो A2 में सडनली जब डिटेल में आ जाता है तो वो कहते हैं ये तो हमें बेसिक ही नहीं पता, फिर उनको पहले AS वाला म्यूटेशन पढ़ाओ फिर A2 वाला म्यूटेशन पढ़ाओ, तो वो हमारे ऊपर मुसीबत पड़ जाती है। तो सारा समझते हैं। सबसे पहले म्यूटेशन, तो म्यूटेशन आप समझ गए कि म्यूटेशन इज दी परमानेंट चेंज इन दी सडन परमानेंट चेंज इन द जेनेटिक स्ट्रक्चर, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज हार्मफुल, ठीक है, समटाइम्स इट कैन बी बेनिफिशियल एज वेल। अच्छा, अब यहां समझना अगली बात क्या है। अगली बात है कि म्यूटेशन आती कैसे है। मैंने एक एक करके हम हेडिंग्स आपको लगाते जाएंगे, और यानी कॉजेज ऑफ म्यूटेशंस क्या है। अच्छा, सवालात आएंगे ना पूछना, लास्ट लेक्चर चैप्टर का, इसलिए सवालात अगर होल्ड करके रखोगे तो फायदा नहीं है। कॉजेज ऑफ म्यूटेशंस क्या है, तो म्यूटेशन के बेटा कुछ भी कॉज हो सकता है, मल्टीपल कॉजेज हैं। जो सबसे कॉमन कॉजेज है वो बता देता हूं आपको मैं, कोई पूछेगा नहीं शायद कॉजेज में इसलिए बताता हूँ कि नेचुरल बात है कि आप म्यूटेशन पढ़ लें और कोई आपसे रैंडमली आके पूछ ले कि यार म्यूटेशन होती क्यों है, तो आप क्या बताएंगे उसको। तो म्यूटेशन के बेतहाशा कॉजेज हो सकते हैं, जिनको अगर हम मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करें, सबसे बड़ा कॉज जो आज की दुनिया में मौजूद है वो है आयोनाइजिंग रेडिएशन। क्योंकि म्यूटेशन कब आ रही है, जब आपके जीन में चेंज आ रहा है। ionizing radiations यानी it could be any radiation, it could be x-ray, it could be ultrasonic radiation, it could be gamma rays, मोबाइल की रेज, इंफ्रारेड, any radiations। जब कोई भी रेडिएशन से आपकी बॉडी बहुत ज्यादा एक्सपोज होगी तो रेडिएशन में जो एनर्जी है वो एनर्जी जाके आपके जेनेटिक लेवल पे जो डीएनए है उस डीएनए के इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करेंगे और वो फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और फिर अल्टीमेटली वो जीन को खराब करेंगे। तो नंबर 1 कॉज जो है वो आयोनाइजिंग रेडिएशन है आज की दुनिया में। और आज आप देखते हैं जो और म्यूटेशन, हम पिछले चैप्टर पढ़ चुके हैं सेल साइकिल का, और उम्मीद है कि सेल साइकिल सबने कवर कर लिया अपना। हाँ भाई, अब आपको ऐसा बच्चा तो नहीं इसका सेल साइकिल कवर होना बाकी है? सदर सेल साइकिल हो गया तुम्हारा कंप्लीट? लाइबा यस सर, हो गया।
लाइबा का हो गया। और किस तरह, जैनब तुम्हारा सेल साइकिल कवर हो गया पूरा? जी सर। चलो, तो आयोनाइजिंग रेडिएशन नंबर 1 कॉज है। मैं क्या बात बता रहा था, सेल साइकिल, हाँ, कि आपने याद करो सेल साइकिल चैप्टर में कैंसर का टॉपिक पढ़ा था, तो वहां पर भी मैंने बात की थी कि जो कैंसर का जो सबसे बेसिक रीजन है ना, वो आज आयोनाइजिंग रेडिएशन ही है, क्योंकि कैंसर रिजल्ट होता है म्यूटेशन से। क्या म्यूटेशन होती है याद करो? तो क्या हमने बात की थी, कैंसर में क्या होता है, जो हमारे रेगुलेटिंग जीन्स होते हैं, जिनको हम ट्यूमर सप्रेसर जीन्स कहते हैं, वो म्यूटेट हो जाती हैं, और जब वो म्यूटेट हो जाती हैं तो सेल डिवीजन पे हमारा कंट्रोल खत्म हो जाता है। जब सेल डिवीजन पे कंट्रोल खत्म हो जाता है तो एबनॉर्मल सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं, और एबनॉर्मल सेल्स के बनने को ही हम जो है कैंसर कहते हैं। तो सबसे जो बेसिक रीजन है म्यूटेशन का, वो आयोनाइजिंग रेडिएशन है। इसके अलावा केमिकल एजेंट्स, बहुत सारे केमिकल एजेंट्स भी म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं। अगेन, म्यूटेशन कौन सी चीज कॉज करेगी? जो इतना स्ट्रांग होगी, जो आपके डीएनए से इंटरेक्ट कर सकती है। तो केमिकल एजेंट्स लाइक तार आप पढ़ते हैं सिगरेट में, केमिकल एजेंट है ना, उसमें एबिलिटी है कि वो इंटरफेयर कर सकता है आपके डीएनए के साथ। इसी तरह अगर आप और देखें तो एक आपने शायद नाम सुना हो, बर्नॉल। बर्नॉल का नाम सुना है? बर्नॉल, किसी ने बर्नॉल का नाम सुना है? नहीं। अरे हाँ ना तो बोलो, गूंगे हो गए हो क्या? नहीं बर्नॉल का सर। नाम No, sir. नहीं सुना तो बोलो नहीं सुना। अरे इतना No. बैठे हो। बर्नॉल इसलिए शायद नहीं सुना कि आप अभी मॉडर्न बच्चे हैं ना। बर्नॉल एक 50-60 साल तक एक दुनिया में, पूरी दुनिया में जज़ाकल्लाह, एक बहुत ही मशहूर जो है ना ऑइंटमेंट था, जो कि बर्न्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही जलते थे तो बर्नॉल वाज वन ऑफ द बेस्ट ऑइंटमेंट जो कि इस्तेमाल किया जाता था बर्न्स को हील करने के लिए बहुत जल्दी जल्दी। लेकिन रिसर्च ने साबित किया बाय टाइम कि बर्नॉल में जो केमिकल एजेंट्स हैं, ये दुआ कौन है भाई? हेलो, ये दुआ? सर इट्स अस्सलाम वालेकुम जी, दुआ। सर वो मैं इंग्लिश की क्लास से अभी अभी आई हूँ, बैक टू बैक थी, थोड़ा सा दुआ ट्रैफिक था। फातिमा हो आप? दुआ फातिमा? यस सर, दैट्स मी। शाबाश। दुआ, आप तो वो जैसे नहीं आमिर खान बॉलीवुड में 4 साल में मूवीज देता है, इसी तरह जो है ना दुआ, मैं कल ना इंस्पायर आऊंगा, कल मिल सकती हो मुझसे आकर? जी सर, मिल सकते हैं बिल्कुल। मुझे यकीन करो, इतना इश्तियाक है, तुम कहोगे मिलने के पैसे लूंगी, मैं पैसे दूंगा तुम्हें। तुम आ जाओ, तुम मिलो मुझसे, तुम आकर मुझसे मुलाकात करो। बल्कि ऐसा करते हैं कि जो है ना, मैं तुम्हें ट्रीट देता हूँ, तुम बताओ अपनी मर्जी का रेस्टोरेंट बताओ, मैं वहां तुम्हें बुला के वहां ट्रीट देता हूँ। तुमसे सर मिलने का मुझे इतनी खिदमत क्यों सर, व्हाई? यार तुम इतनी स्पेशल गेस्ट, तुम्हारी अपीयरेंस इतनी रैंडम और स्पेशल हो गई है ना, कि मतलब मेरे दिल में तुमने अलग ही जगह बना ली है। समझ में आ रही है बात? सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी। अच्छा तुम मुझे बताओ, तुम केमिस्ट्री बायोलॉजी दोनों में हो, सिर्फ बायोलॉजी में हो? नहीं सर, सिर्फ बायोलॉजी में हूँ। अच्छा चलो फिर तो ठीक है, ठीक है। अच्छा तो म्यूटेशन का टॉपिक हमने, अच्छा लास्ट क्लास कौन सी ली थी तुमने दुआ मेरे साथ? लास्ट क्लास में कौन सा टॉपिक पढ़ा था? सर होल्ड ऑन, लेट मी चेक। अरे वो देखो ना, अभी चेक ही नहीं किया हुआ है तुमने। तुम कल आओ, तुम मिलो मुझे किसी, मैं क्या कह रहा हूँ, रेस्टोरेंट में मिलो, तुम सबके सामने तुम्हारी इज्जत अफजाई करूंगा मैं। अरे भाई क्या कर रही हो लड़की, रिवाइज करके तो बैठो। सॉरी सर, मैं बिल्कुल अभी अभी आई हूँ, लिटरली जस्ट केम बैक होम। ओ शाबाश, ये बोल के तुमने कहा, बता दिया मुझे कि सर हाउ डेडिकेटेड आई एम, कि अभी मैंने सांस पूरा नहीं लिया है, पानी मैंने एक घूंट नहीं पिया है, और आपकी क्लास ज्वाइन कर ली, ऊपर से आप मुझे ऐसे सरकास्टिक किस्म की बातें कर रहे हैं मेरे साथ। तो भाई मैं नहीं माजरत खा हूं, सर। मैं आपसे तहे दिल से आपके पांव पकड़कर इमेजिन कर लें वर्चुअली कि मैं माफी मांग रहा हूं, आप मुझे माफ करें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो म्यूटेशन हम पढ़ रहे थे, तो मैंने क्या बताया, पहले तो हमने एक आंसर कर लिया, एक क्वेश्चन को हल कर लिया कि म्यूटेशन और एवोल्यूशन ये दो टर्म्स हैं, लेकिन इनमें क्या सिमिलैरिटी और क्या डिफरेंस है। म्यूटेशन और एवोल्यूशन दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि दोनों में परमानेंट चेंज आता है जेनेटिक स्ट्रक्चर में। ये लास्ट टॉपिक है चैप्टर 6 का। दो डिफरेंस क्या है कि म्यूटेशन सडन आ जाती है, सडन हो जाती है और बेनिफिशियल भी हो सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हार्मफुल होती है। जबकि जो एवोल्यूशन होती है, इट्स अ वेरी स्लो एंड ग्रेजुअल चेंज जो ओवर द कोर्स ऑफ मेनी जनरेशन आता है, और इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गेनिज्म। फिर हम बात कर रहे थे कॉजेज ऑफ म्यूटेशन पर। तो मैं कॉजेज ऑफ म्यूटेशन में मैंने बताया कि म्यूटेशन के बहुत सारे कॉजेज, जिनमें नंबर 1 कॉज आज के वक्त में आयोनाइजिंग रेडिएशंस है, जिनसे हम घिरे हुए। तो जो आयोनाइजिंग रेडिएशंस है हमारे जेनेटिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर देती हैं, जिससे हमारी जीन्स खराब हो जाती हैं और तरह तरह के डिसऑर्डर्स पैदा होते हैं। इसको म्यूटेशन कहते हैं।
और आयोनाइजिंग रेडिएशन के अलावा केमिकल एजेंट, जैसे मैंने सबसे कॉमन एग्जांपल दी, जो सिगरेट में टार आप पढ़ते आए हैं, ओ लेवल्स में पढ़ा है, एएस में भी मैं गैसियस एक्सचेंज पढ़ाते हैं, मैंने बताया था कि वो कार्सिनोजेनिक होता है। तो टार जो कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, दे हैव द टेंडेंसी टू इंटरफेयर विद योर डीएनए, और वो वहां क्या करते हैं, जो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स होती हैं जो आपके डिवीजन को कंट्रोल करती हैं, उनको वो जाके डिस्टर्ब कर देते हैं, उनको जाके मैनिपुलेट कर देते हैं, और फिर उनका कंट्रोल खत्म हो जाता है, जिससे लेटर ऑन कैंसर होता है। नॉट ओनली दिस, मैं बर्नॉल की बात कर रहा था कि बर्नॉल जो कि एक बड़ा फेमस ऑइंटमेंट रहा है बड़ी लंबे अरसे तक, आपने तो जो सुना नहीं है तो आप रिलेट नहीं कर सकते, लेकिन आज आपने नहीं सुना हुआ। क्यों नहीं सुना हुआ? क्योंकि बर्नॉल को आज से 8-10 साल पहले रिसर्च ने साबित किया कि बर्नॉल का जो ऑइंटमेंट है वो स्किन उसमें ऐसे पावरफुल एजेंट्स मौजूद है जो स्किन सेल्स को जो है वो उसमें जेनेटिक म्यूटेशन कॉज कर रहे हैं, और उससे जो है स्किन कैंसर बढ़ रहा है। तो इसलिए फिर जो है ना 50 साल तक लोगों ने इस्तेमाल किया, और उसके बाद फिर उसको बैन कर दिया गया पूरी दुनिया में। तो आज बर्नॉल कहीं पर भी आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा, हालांकि इसका जो एंटी बर्निंग इफेक्ट था वो बहुत ही अच्छा था, बहुत जल्दी से हील हो जाता था। इसी तरह और केमिकल एजेंट्स की अगर हम बात करें तो बहुत सारे, आपने सुना होगा एक ट्रीटमेंट होता है जो कैंसर के पेशेंट्स को दिया जाता है, कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी जो है उसमें कैंसर को ट्रीट करने के लिए आप ऐसे पावरफुल केमिकल एजेंट इस्तेमाल करते हैं जो कैंसर सेल्स को जाके डिस्ट्रॉय करें, लेकिन वो केमिकल एजेंट्स खुद इतने पावरफुल होते हैं कि वो जाकर डिस्ट्रॉय तो कर रहे होते हैं कैंसर सेल्स को, लेकिन बाज दफा वो नॉर्मल सेल्स के अंदर मजीद नई म्यूटेशंस इंड्यूस कर देते हैं, और उससे फिर नए कैंसर्स पैदा हो जाते हैं। तो हमारा जो टारगेट है कि जो जब हम कीमोथेरेपी कर रहे होते हैं, तो कीमोथेरेपी में भी अक्सर ऐसा होता है कि कीमोथेरेपी हुई, जिस कैंसर के लिए हुई वो तो ठीक हो गया, लेकिन कुछ अरसे बाद एक नया कैंसर आ गया। जो असल में होता क्या है कि केमिकल एजेंट जो कीमोथेरेपी में इस्तेमाल हो रहे थे, उन्होंने आपके कैंसर सेल्स को तो डिस्ट्रॉय किया, लेकिन अपने इंपैक्ट से नॉर्मल सेल में नई म्यूटेशन इंड्यूस कर दी, और उससे नया कैंसर इंड्यूस हो गया। तो केमिकल एजेंट्स में मल्टीपल टाइप के केमिकल एजेंट्स हो सकते हैं जो कैंसर इंड्यूस करते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। जाहिर सबसे ज्यादा कॉमन आयोनाइजिंग रेडिएशन ही रहेंगी, क्योंकि हम चारों तरफ इससे घिरे हुए हैं। केमिकल एजेंट्स तो जाहिर है हर बंदा सिगरेट नहीं पी रहा, या हर बंदा कीमोथेरेपी नहीं करवा रहा, या हर बंदा जो है ना वो बर्नॉल नहीं लगा रहा, तो केमिकल एजेंट से भी कैंसर हो सकता है। और इसके अलावा एक और जो सोर्स है जहां से हम म्यूटेशन पकड़ते हैं, म्यूटेशन हमें हो सकती है, वो है वायरसेस। Not all viruses, but there are some special viruses that can interfere with our DNA too much, कि वो हमारी जीन्स को खराब कर देते हैं, जीन्स को मैनिपुलेट कर देते हैं, और म्यूटेशन कॉज करते हैं, और उनसे भी फिर तरह तरह के कैंसर्स होते हैं। तो समझने की बात यह है कि अगर हम कॉजेज ऑफ म्यूटेशंस की बात करें, डिवाइड करें, तो म्यूटेशन के 3 ब्रॉड स्पेक्ट्रम कॉजेज हैं। एक आयोनाइजिंग रेडिएशन जो सबसे ज्यादा कॉमन कॉज है म्यूटेशन का, जिसमें हमारी जीन्स जो है वो उनका स्ट्रक्चर तब्दील हो जाता है, उनके फंक्शन एबनॉर्मल हो जाते हैं, और केमिकल एजेंट सेकंड उस पे आ जाते हैं, और फिर वायरसेस। नॉट ऑल वायरसेस, देयर आर स्पेशल वायरसेस जो कि हमारे जीन्स को म्यूटेट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर टिल दिस पॉइंट? Yes. सबको समझ में आ गया? आफरीन मेमन, सदफ, लाइबा हानिया, चलो। अब बेटा कॉजेज ऑफ म्यूटेशन के बाद अगला जो हेडिंग आपके पास आपके मुंह पर मारने लगा हूं मैं, वो है लेवल्स ऑफ म्यूटेशन, ठीक है। अब मैं आपको ये पूरा इंशाल्लाह ताला, आप A2 बायोलॉजी जिससे भी पढ़ेंगे, आपको कम से कम वो टीचर दुआएं देगा कि यार तुम्हें ये सारा कुछ आता है तो मेरे लिए काम आसान हो गया। लेवल्स ऑफ म्यूटेशन, अगली बात हम करने जा रहे हैं म्यूटेशन के लेवल्स की, लेवल्स ऑफ म्यूटेशन। अब आप क्रोमोसोम, डीएनए, ये सब कुछ पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, और इस चैप्टर में भी हम पढ़ चुके हैं। तो अगर आपको याद हो तो आपको बताया गया था कि ये जो स्ट्रक्चर आपके सेल में मौजूद है, इसे हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। यस और नो? क्या ये हमने पढ़ा हुआ है सबने? चैप्टर 5 में पढ़ लिया था, इस चैप्टर पढ़ाया था मैंने आपको। यस सर। ये स्ट्रक्चर क्रोमोसोम है, और हमने ये बात की थी कि ये क्रोमोसोम अल्टीमेटली जाकर किससे बना हुआ होता है? डीएनए से। यस और नो? क्या ये डिस्कशन ऑलरेडी हो चुकी है कि ये अल्टीमेटली जाकर डीएनए से बना हुआ है? तो अब समझिएगा कि देखो, और जीन्स कहाँ होती है, ये बात भी हम कर चुके हैं, ये जीन्स होती है डीएनए में। ये डीएनए और डीएनए के जगह जगह जो पीसेज हैं, फंक्शनल पीसेज हैं, इनको हम जीन कहते हैं। तो म्यूटेशन 2 लेवल्स पर आ सकती है, म्यूटेशन 2 लेवल्स पर आ सकती है। एक लेवल ऑफ म्यूटेशन क्या है? क्रोमोसोमल लेवल, कि देखो क्रोमोसोम पे हजारों जीन्स मौजूद हैं। भाई क्रोमोसोम सारा डीएनए से मिलकर बना हुआ है ना, और डीएनए में जीन्स है। तो जब हम क्रोमोसोमल लेवल की बात करेंगे, एक क्रोमोसोम की मैं बात करूंगा, तो एक क्रोमोसोम पर एक जीन तो नहीं है ना, एक क्रोमोसोम पे बहुत सारी जीन्स हैं। और दूसरा लेवल क्या है, जिसे हम पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं या जीन म्यूटेशन कहते हैं।
एक म्यूटेशन का लेवल क्या है? क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन का मतलब क्या हुआ कि इस तरह की म्यूटेशन हुई कि पूरा का पूरा क्रोमोसोम इफेक्ट हो गया, और जब जाहिर है कि पूरा का पूरा क्रोमोसोम इफेक्ट होगा तो एक ही टाइम पर बहुत सारी जीन्स इफेक्ट हो जाएंगी। यस और नो? Yes, sir. जबकि दूसरा लेवल क्या है बेटा? पॉइंट म्यूटेशन। यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि पूरा क्रोमोसोम इफेक्ट नहीं हुआ, बल्कि क्रोमोसोम पर कोई एक जीन इफेक्ट हुई है। क्रोमोसोम पर कोई एक जीन, मान लीजिए कि ये पर्टिकुलर जीन इफेक्ट हो गई, तो ये म्यूटेशन चूंकि उतने बड़े लेवल पे नहीं है, इसलिए हम इसे पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। ये म्यूटेशन में मल्टीपल जीन इफेक्ट नहीं होंगी, बल्कि एक पर्टिकुलर जीन इफेक्ट होगी। जबकि क्रोमोसोमल म्यूटेशन पे हम एक ही टाइम पर देखेंगे बहुत सारी जीन इफेक्ट हो जाएंगी। तो अगर आप मेरी बात को समझ गए हो, कॉमन सेंस आपके पास है, तो मुझे बताओ कौन सी म्यूटेशन ज्यादा डेंजरस होगी? क्रोमोसोमल। क्रोमोसोमल। क्या आप 9 के 9 बच्चे इस बात पे एग्री करते हैं कि क्रोमोसोमल म्यूटेशन ज्यादा लीथल होंगी? Yes, sir. यस सर। ऑब्वियस है। Yes, sir. इसीलिए ज्यादातर क्रोमोसोमल म्यूटेशंस में आप सर्वाइव ही नहीं कर पाते। इतनी लीथल होती है कि आपका सर्वाइवल जो, अगर जब एम्ब्रियोनिक लेवल पे आ गई या किसी भी लेवल पे आ गई, तो उस एम्ब्रियो का सर्वाइवल ही नहीं हो पाता, वो मर जाता। बाज कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें क्रोमोसोमल म्यूटेशन आती है, लेकिन बंदा सर्वाइव कर जाता है, लेकिन सिग्निफिकेंट एब्नॉर्मेलिटी के साथ। जैसे आप क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम देखते हैं, डाउन सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है? आपको क्लाइनफेल्टर यूजुअली पता नहीं होता। जो ख्वाजा सिरा दिख रहे हैं ना, बायोलॉजिकली वो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का शिकार है। जो ख्वाजा सिरा होते हैं ना सिग्नल पे, जिनको आप ट्रांसजेंडर्स कह रहे होते हैं, जी सर जी। they are suffering from a mutational disorders, जिसमें क्या हुआ, एक क्रोमोसोम, यानी नॉर्मली हमारे सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं, उनके सेल में 47 आ जाते हैं। एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आने की वजह से जो इनकी आप देखें ना, कोई ख्वाजा सर अपने आप को छुपा नहीं सकता कि ख्वाजा सर है। और जो फंक्शनिंग की एब्नॉर्मेलिटी है वो ऐसा नहीं कि इनसिग्निफिकेंट है, बल्कि आप देखें सिग्निफिकेंट एब्नॉर्मेलिटी है। फेशियल जो फीचर्स है बिल्कुल ही अलग है। जो है ना, मेमोरी ग्लैंड्स की डेवलपमेंट हो रही है, ना वो कंप्लीट हो रही है कि पूरा ब्रेस्ट बन जाए, और ना वो इतनी इनकम्प्लीट हो रही है कि नजर ही ना है, वो भी पता चल रहा है। फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक भी। तो आप देख रहे हैं कि एक क्रोमोसोम पर म्यूटेशन हुई है, लेकिन जैसा कि हमने कहा कि चूंकि क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ जीन्स, क्योंकि सारा डीएनए से, और डीएनए में जगह जगह जीन्स होती हैं, तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन अगर एक क्रोमोसोमल लेवल पे म्यूटेशन आएगी तो डेफिनेटली इट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ जीन्स एट अ टाइम, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो डिसऑर्डर है वो लीथल भी होता है, और अगर वो लीथल ना भी हो तो सिग्निफिकेंट होता है। अब डाउन सिंड्रोम का बच्चा देखा ना, देखते ही पता चल जाता है डाउन सिंड्रोम है। यस और नो? अबे डाउन सिंड्रोम तो पता है, मंकी फेसेस वाले बच्चे नहीं देखे आपने कभी? जी सर जी। तो देखते ही अंदाजा होगा। भाई लाइबा, हानिया देखे या नहीं देखे? सर देखे हैं। अमान, आपने देखे डाउन सिंड्रोम के बच्चे? जी सर। फायजा, आपने देखे? क्यों, आईना देखा था क्या? खैर, तो समझने की बात ये है कि जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन है, ऑब्वियस है कि वो इतनी सिग्निफिकेंट म्यूटेशन है कि या तो वो सीधा सीधा लीथल हो जाएगी, सर्वाइवल ही नहीं हो पाएगा, या फिर जो है अगर सर्वाइवल हो भी रहा है तो वो कोई साइलेंट ढकी छुपी म्यूटेशन नहीं होगी, बल्कि बहुत ज्यादा ऑब्वियस होगी विद सिग्निफिकेंट एबनॉर्मेलिटीज। ठीक है? और एक पर्टिकुलर जीन में नहीं। अब देखो, जो डाउन सिंड्रोम का बच्चा है उसमें एक पर्टिकुलर एबनॉर्मेलिटी थोड़ी होती है, मल्टीपल एबनॉर्मेलिटीज। क्यों? अगर मैं लॉजिकली पूछूं मल्टीपल एबनॉर्मेलिटीज क्यों, तो क्या जवाब दोगे? कि एट अ टाइम वो मल्टीपल जीन्स इन्वॉल्व करेगा ना। जब क्रोमोसोमल लेवल पे म्यूटेशन आई है तो मल्टीपल जीन्स आर अफेक्टेड एट द सेम टाइम, तो उस वजह से क्या होगा कि मल्टीपल फंक्शंस इफेक्ट होंगे। तो कभी भी क्रोमोसोमल म्यूटेशन में आपको एक कोई पर्टिकुलर फंक्शन डिस्टर्ब नहीं मिलेगा, बल्कि मल्टीपल फंक्शंस डिस्टर्ब मिलेंगे। एनी क्वेश्चंस? नो सर। ये मत ले लेना कि जीन म्यूटेशन का कोई वैल्यू नहीं। आप कहेंगे अच्छा जी क्रोमोसोमल म्यूटेशन ही खतरनाक है, जीन म्यूटेशन की वैल्यू नहीं है। भाई जीन म्यूटेशन भी इक्वली खतरनाक हो सकती है, डिपेंड करता है कि कौन सी जीन में है। लेकिन हाँ, एक अच्छी बात क्या है कि इसमें एक कोई पर्टिकुलर फंक्शन इफेक्ट होगा, जिसकी वजह से कॉम्बिनेशंस ऑफ एब्नॉर्मेलिटीज नजर नहीं आएगा, बल्कि हमें एक पर्टिकुलर एब्नॉर्मेलिटी नजर आएगी। खैर, तो दो लेवल। कोई एग्जांपल दे दें। म्यूटेशन को आप डिसेबिलिटी बोलेंगे? सॉरी, Will a gene mutation be called a disability? नहीं, जीन म्यूटेशन से डिसेबिलिटी पैदा नहीं होगी, हम एबनॉर्मेलिटी कहेंगे, जो कि डिसेबिलिटी में कन्वर्ट होना मुश्किल है। क्योंकि डिसेबिलिटी, आप डिसेबिलिटी कहते हैं तो इट इज ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल मैल फंक्शनिंग्स। Okay, sir. ठीक है सर जी? कोई एग्जांपल दे सकते हैं? किसकी? क्रोमोसोमल जीन म्यूटेशन म्यूटेशन। की?
नहीं जीन म्यूटेशन। अरे मैं एग्जाम्पल की लाइन लगा दूंगा अभी मेरे बच्चे, मैं तो एग्जाम्पल देने के लिए बैठा हूँ। क्रोमोसोमल म्यूटेशन में बताया कि आपको क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है, जिसको आपने जिंदा देखा है। बहुत सारे ऐसे क्रोमोसोमल म्यूटेशन जैसे टेट्राप्लाइडी होती है, ट्राइप्लाइडी होती है, इसमें बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाता, मर जाता है, तो वो आपने देखी नहीं है। जीन म्यूटेशन की जहां तक बात करें तो हम एक पर्टिकुलर फंक्शन को इफेक्ट होता हुआ देखते हैं, जो कि समटाइम्स डिपेंड करता है फंक्शन कौन सा है। जैसे सबसे जो इसकी कॉमन एग्जाम्पल है, जो आपने ओ लेवल में भी सुनी हुई है, वो है सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया। अब सिकल सेल एनीमिया या हीमोफीलिया जो है, ये कोई ऐसा डिसऑर्डर तो नहीं है जिसे आप छुपा सकें, वो तो डेफिनेटली एक सिग्निफिकेंट डिसऑर्डर है। लेकिन आप अगर गौर करो तो इसमें एक पर्टिकुलर फंक्शन इफेक्ट हुआ है कि हीमोग्लोबिन का शेप सही नहीं है, या हीमोफीलिया में क्लॉटिंग नहीं हो पा रही, मल्टीपल फंक्शंस एट द सेम टाइम इफेक्ट नहीं हुए हुए। तो जीन म्यूटेशन में दो कॉमन तरीन एग्जांपल। इसी तरह समटाइम्स जीन म्यूटेशन कैन बी वेरी लीथल, डिपेंड करता है कि फंक्शन कौन सा इफेक्ट हो रहा है। जैसे एक डिसऑर्डर होता है जैसे हम सिस्टिक फाइब्रोसिस कहते हैं, तो ओ लेवल्स में नहीं पढ़ते आप, A2 बायोलॉजी में आएगा, सॉरी एएस में नहीं है, A2 बायोलॉजी में पढ़ोगे भी। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, आपको मार डालती है। तो क्यों? क्योंकि उसके अंदर जनाब अली वो जो एक जगह की म्यूटेशन है वो इस तरह का इफेक्ट क्रिएट करती है कि बहुत सारे फंक्शंस इनडायरेक्टली इफेक्ट हो जाते हैं। उन फंक्शंस का मसला नहीं होता, लेकिन बहुत सारे फंक्शन का रिलायंस एक फंक्शन पे होता है और वो फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, तो इस वजह से दैट कुड बी लीथल। तो जीन म्यूटेशन जो है वो एक ऐसी म्यूटेशन है जो कि छोटे माइक्रो लेवल पर आती है और किसी एक फंक्शन को इफेक्ट करती है। और इवन समटाइम्स जीन म्यूटेशन कैन बी इनइफेक्टिव एज वेल। वो इनइफेक्टिव कब होंगी वो भी मैं आगे जाके बताऊंगा, लेकिन खुलासा यह है कि लेवल्स ऑफ म्यूटेशन की अगर हम बात करें तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन क्रोमोसोमल लेवल पे होती है, जो मल्टीपल जीन्स को एट अ टाइम इन्वॉल्व करती है, और जो पर्सन होता है वो एक कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट डिसऑर्डर्स के साथ प्रेजेंट करता है, और ये ज्यादा लीथल भी होती है। जीन म्यूटेशन जो है ऑन द अदर हैंड इज अ म्यूटेशन इन अ पर्टिकुलर जीन, तो जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शन को इफेक्ट करती है, डिपेंडिंग ऑन के वो फंक्शन कौन सा है, सिवियरिटी ऑफ डिजीज हमें नजर आती है। क्लियर है? यस सर। चलो ये हो गई बेटा। अब जरा बात करते हैं, म्यूटेशन हम समझ गए, म्यूटेशन एवोल्यूशन का डिफरेंस समझ गए, कॉजेज ऑफ म्यूटेशन समझ गए, लेवल्स ऑफ म्यूटेशन समझ गए। अब आ जाते हैं पैटर्न्स ऑफ म्यूटेशन, जिसको हम टाइप्स ऑफ म्यूटेशन कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्पेसिफिकली मैं टाइप्स ये बताने लगा हूं जीन म्यूटेशन में, क्योंकि क्रोमोसोमल म्यूटेशन में तो कोई भी टाइप हो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट डिसऑर्डर आएगा। असल जो आपकी बुक में मौजूद है वो है टाइप्स ऑफ जीन म्यूटेशन, पैटर्न्स ऑफ जीन म्यूटेशन। तो हम पैटर्न्स ऑफ जीन म्यूटेशन अब आपको बताने लगे कि जीन म्यूटेशन यानी एक जीन में म्यूटेशन किस किस तरह से आ सकती है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने बड़ा, मुझे याद नहीं आता कोई बच्चा मैंने देखा है जिसको क्लैरिटी मौजूद है इस पैटर्न में। वो पैटर्न में बड़ा ही कंफ्यूज मालूम होता है, दो तीन टर्म्स पैटर्न के साथ अप्लाई की जाती हैं, उसका सेंस बच्चे को सही पता नहीं होता। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। पैटर्न्स ऑफ जीन म्यूटेशन, बेटा जीन म्यूटेशन यानी किसी भी जीन में जब म्यूटेशन आती है वो तीन बेसिक पैटर्न से आती है। कितने पैटर्न से आती है बच्चों? बोलना पड़ेगा। तीन बेसिक। तीन बेसिक पैटर्न। एडिशन, डिलीशन एंड सब्स्टिट्यूशन, ये कहलाते हैं पैटर्न्स ऑफ म्यूटेशन। यही म्यूटेशन के पैटर्न जो है क्रोमोसोमल लेवल पे भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे सिलेबस में हम जीन म्यूटेशन के उस पर। अब इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, सिंपल सी एक एग्जांपल ले लेते हैं जीन की। तो लेट्स से कि ये हमारी एक जीन है। आप जानते हैं जीन क्या होती है? सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अरे बोलो ना, क्या होती है जीन? सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड कंटेनिंग ट्रिपलेट्स ऑफ जेनेटिक कोड। सो ये हमारे पास, मान लेते हैं एक लंबा सा हमने सेगमेंट ले लिया डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का, जिसको हम जीन का फिलहाल नाम दे देते हैं, ठीक है। इसके हम कोडिंग बना लेते हैं। लेट्स से यहाँ पर कोड है ए सी टी टी ए जी सी सी ए जी सी टी 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 ए जी सी टी ए जी जी, ठीक है। ये मैंने एक जीन, आप ऑलरेडी जीन के बारे में सब कुछ जान चुके हैं कि भाई ये एक पूरी जीन है और इसमें हमने मल्टीपल कोड्स, ये क्या है? सारे जेनेटिक कोडॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7, 3 जीन के ट्रिपलेट्स हम जानते हैं जेनेटिक कोडॉन्स होते हैं। अब एडिशन का मतलब क्या? एडिशन का मतलब क्या होता है कि किसी जीन में रैंडमली किसी एक पॉइंट पर एक न्यूक्लियोटाइड मजीद ऐड हो जाए। मजीद क्या हो जाए? ऐड। समझाने के लिए मैं ऐसा समझा देता हूं कि मान लीजिए कि एएसी का नॉर्मल कोडॉन था, यहां पर मान लीजिए एक नया न्यूक्लियोटाइड आकर ऐड हो गया। एडिशन क्या है? नाम से जाहिर है, एडिशन का मतलब क्या होगा? यही होगा। तो अब क्या होगा जरा देखते हैं। यहां इसको कॉपी कर लेते हैं।
अब जरा देखिएगा कि अगर यहाँ ए और सी के दरमियान मान लीजिए कि एक नया कोड टी आकर ऐड हो गया, क्या आके ऐड हो गया नया कोड, बोलो बेटा, एक नया C. न्यूक्लियोटाइड आके ऐड हो गया टी, तो ये सीक्वेंस क्या हो गई, यहाँ पर टी आ गया नया कोड और पहले से क्या मौजूद था, यहाँ पर सी मौजूद था। C. ठीक है, अब हुआ क्या, अब समझना है। देखो पहले जो नॉर्मल कोडिंग थी, जाहिर है ये कोड एक अलग अमाइनो एसिड का कोड था, ये अलग अमाइनो एसिड का, हम जानते हैं ना कि ये सारे कोड्स क्या हैं, अमाइनो एसिड के कोड है ना। जब कोई भी जीन एक्सपोज होती है तो फिर ये कोड जाके अमाइनो एसिड के लिए ट्रांसलेट होते हैं, यस और नो, और फिर उससे प्रोटीन बनता है। भाई हाँ ना बोलो ना, Yes sir. अभी हम ट्रांसक्रिप्शन में ये बकवास पढ़कर आ चुके हैं ना। तो ये Yes, हमारे sir. पास पहले जो भी कोडिंग थी वो ये थी, ये कोड से, ठीक है ना। अब क्या हुआ है भाई साहब कि एक टी की एडिशन की वजह से अब गड़बड़ क्या हुई है, जरा समझना। गड़बड़ ये हुई है, आप जानते हैं जो कोड्स होते हैं वो 3-3 करके रीड किए जाते हैं, और ये एग्जांपल इंतहाई आसान लगेगी, तुम्हें परेशानी भी नहीं होगी जो दूसरे बच्चों को होती है। अब जैसी टी दरमियान में ऐड हुआ तो जो एक्चुअल कोड था वो AAC था, लेकिन अब जब इस कोड की रीडिंग होगी तो उसको AAT के तौर पर रीड किया जाएगा, यस और नो, ठीक है ना। और जब ये सी रह गया, ये सी किसके साथ रीड किया जाएगा, इस TT के साथ। तो TT. अगला, हालांकि उस अगले कोड में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन फिर भी आप देख रहे हो कोड चेंज हो गया है। इसी तरह इसका जो लेफ्ट ओवर ए है वो इसके साथ रीड किया जाएगा, इसका जो लेफ्ट ओवर सी है वो इसके साथ रीड किया जाएगा, इसका जो लेफ्ट ओवर सी है वो इसके साथ रीड किया जाएगा। तो आप देखें एक जगह पर एडिशन आई है, एक जगह पर न्यूक्लियोटाइड ऐड हुआ है, लेकिन क्या उस एडिशन की वजह से सारे कोड चेंज हो गए, बोलो बेटा। नहीं Yes सर। sir. इससे हम Wait. फ्रेम शिफ्ट क्या कहते हैं, फ्रेम शिफ्ट। सर ये एंड वाले जीन्स दूसरे में क्यों जा रहे हैं? देखो हम ये बात पढ़ चुके हैं ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हुए कि जो जेनेटिक कोड्स है ना उनको रीड किया जाता है 3-3 न्यूक्लियोटाइड्स करके। जब भी जीन एक्सप्रेस होती है तो जो एंजाइम्स कोड्स को रीड करते हैं टू फॉर्म मैसेंजर RNA, तो वो 3-3 के ट्रिपलेट्स को रीड करते हैं। किसको रीड करते हैं, 3-3 के ट्रिपलेट्स को। तो पहले ट्रिपलेट जो रीडिंग हो रही थी नॉर्मल थी, अब जब दरमियान में ड्यू टू XYZ रीजन एक नया न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गया, अब जब ये जीन एक्सप्रेस होगी उसे रीड किया जाएगा, तो रीड करते हुए क्या होगा, हम तो 3 को रीड करते हैं ना, तो ये 3 में ये T आ जाएगा शामिल। अब जब ये 3 रीड हो गए तो इसका मतलब है ये C कहां रीड होगा, इस वाले के साथ रीड होगा। समझ में आ रही है? जी सर। बेसिकली द लॉजिक इज कि जब DNA एक्सप्रेस होता है, जीन एक्सप्रेस होती है, उसकी रीडिंग 3-3 की फॉर्म में होती है, ट्रिपलेट्स की फॉर्म में होती है। तो अब उस ट्रिपलेट में चेंज एक जगह है, लेकिन उससे पूरी की पूरी सीक्वेंस क्या हो गई है। क्या ये तुम लोग अच्छे समझ गए कि एक चेंज की वजह से पूरी सीक्वेंस चेंज हो गई है? Yes sir. सारे चेंज हो गए। इसको हम क्या कहते हैं, फ्रेम शिफ्ट। मैं ये कह रहा था कि AS में मैंने जब भी कभी बच्चे से पूछा फ्रेम शिफ्ट, तो फ्रेम शिफ्ट नहीं बता पाते। तुम लोगों को फ्रेम शिफ्ट समझ में आ रहा है? फ्रेम शिफ्ट का मतलब एक एडिशन की वजह से आप देखो सारे जो जेनेटिक कोड्स हैं उनका फ्रेम चेंज हो गया है, ठीक है ना। फ्रेम शिफ्ट आ गया है और सारे के सारे कोड्स नए हो गए। अब बताओ जब सारे के सारे कोड्स नए हो गए तो जो पहले ओरिजिनल कोड थे वो जिन अमाइनो एसिड्स के लिए कोड कर रहे थे, क्या ये सारे नए कोड उन्हीं के लिए कोड करेंगे? डेफिनेटली नॉट। जब उनके लिए कोड नहीं करेंगे, इनसे नए नए अमाइनो एसिड बनेंगे, तो जो प्रोटीन बनेगा वो इंतहाई फॉल्टी प्रोटीन होगा, यस और नो, Yes. जो कि नाकारा होगा, काम ही नहीं कर पाएगा। और जाहिर है जब एक नॉर्मल प्रोटीन नहीं बनेगा, मान लीजिए इंसुलिन बनाने वाला प्रोटीन था, ये इंसुलिन बनाने वाली जीन थी, तो अब जब इंसुलिन बनाने का सारी रेसिपी चेंज हो गई तो इंसुलिन बनेगा ही नहीं, कुछ ऊटपटांग चीज बन जाएगी। और जब इंसुलिन नहीं बनेगा तो जो इंसुलिन का काम होना था आपकी बॉडी में वो नहीं हो पाएगा। एंड दैट इज व्हाई आपका जो सिम्टम नजर आएगा वो क्या नजर आएगा कि आपके ग्लूकोज लेवल एब्नॉर्मली हाई होंगे। तो क्या तुम्हें एडिशन समझ में आ गई? और क्या तुम्हें समझ में आ गई कि एक एडिशन, भले एक बेस की भी एडिशन हो जाए, तो उससे हम देखते हैं पूरा का पूरा फ्रेम शिफ्ट आ जाता है। इज दैट क्लियर? फ्रेम शिफ्ट का मतलब समझ में आ गया? जी सर। Yes sir. यस सर। अच्छा, अब सेम एग्जांपल जरा हम डिलीशन में समझते हैं। डिलीशन में भी कुछ ऐसा ही होता है, आए समझते हैं। तो दूसरी कॉन्सिक्वेंस को भी समझ लेते हैं, डिलीशन। ओहो, मेरा वन नोट हैंग होना शुरू हो गया है, एक मिनट रुको भाई। स्क्रीन आ रही है? चली गई? चलिए। भाई सब बच्चों को समझ में आ गया एडिशन का मतलब और एडिशन में क्या होता है। और उससे फिर एक कोड, देखो न्यूक्लियोटाइड तो एक ही चेंज हुआ, लेकिन उस एक चेंज की वजह से सारा चेंज कैसे आया, ये बात समझ में आ गई सबको? जी सर। Yes sir. जैनब आपको समझ में आई है बेटा या नहीं आई है? आगे सर। जैनब आपको आनी चाहिए। ये बच्चों को मैं पढ़ाना, मैं मकसद थोड़ी है पढ़ाना, असल मेरा जो डेडिकेशन है वो आपको पढ़ाने की तरफ है। आपको समझ में आया, ये लोग भाड़ में जाए, इनका कोई वास्ता नहीं है मुझसे। समझ में आ थैंक यू गया? सर। हाँ, बस आपको समझ में आना चाहिए।
चले, तो कहाँ गए? हाँ, आ गई भी स्क्रीन। Yes, sir. Yes, sir. तो लेट्स टॉक अबाउट डिलीशन नाउ। तो डिलीशन में भी कुछ ऐसा ही होता है बेटा, जरा समझते हैं डिलीशन में क्या होता है। मान लीजिए हमारा एक नॉर्मल कोड था, पेस्ट नहीं हो रहा, कहाँ चला गया भाई? वन नोट को मौत आ चुकी है लग रहा है मुझे, एक मिनट रुक जाए, दोबारा कॉपी कर लेता हूँ। सर वैसे आप कल की क्लास फिजिकल ले रहे हैं? कल मैं A2 की क्लास के लिए फिजिकल आऊंगा, AS की क्लास तो अब जो है वो मंडे और वेंसडे को होती है बेटा, सॉरी अच्छा ठीक, सॉरी वेंसडे और सैटरडे को होती है, सॉरी। ठीक है सर। पर सच में दिल चाह रहा था मैं आपका दीदार करना चाह रहा था मैं, कि ये हमारी दुआ जो है ना, ये बच्ची कौन है, मिलूं जरा मैं इससे। नहीं सर, इंशाल्लाह मिल लेंगे। मैं बिल्कुल, कोई आप बताइएगा जिस दिन आप आ रही होंगी ना, मैं कोई पर्टिकुलर कोई यादगार कोई तोहफा आपके लिए देकर रखूंगा, ताकि कम से कम आप जब जब उसको ये देखें आपको याद आए कि आपका एक टीचर है बायोलॉजी का जिसकी क्लास अटेंड करनी है। सर ग्रेड्स दे देगा, ग्रेड्स विल वर्क। आए हाय हाय। चलो मान लीजिए बेटा ये हमारी जेनेटिक सीक्वेंस है। वन नोट पता नहीं बेताशा हैंग होना शुरू हो गया अचानक से, मैं लिख कुछ रहा हूँ आ कुछ रहा है। चलो देखते हैं। तो भाई साहब ये हमारी, अब इसमें क्या होगा, डिलीशन होगी। ठीक है, मान लीजिए कि डिलीशन का मतलब क्या है, कोई भी रैंडमली कोड, मान लीजिए कि ये वाला कोड, ये वाला जो टी है ये डिलीट हो गया। अब ये वाला जो टी डिलीट हो गया तो क्या होगा कि जब कोडिंग रीड हो रही है तो ये वाला कोड तो सही रीड होगा, यस और नो? Yes. यस सर। Yes, sir. सेकंड कोड को रीड करने आएंगे तो सेकंड कोड में 1 2 तो यहां से रीड होंगे, तीसरा यहां से रीड होगा। तो जब यहां से रीड होगा तो ये कोड चेंज हो गया, फिर जाहिर है जब ये कोड चेंज हुआ फिर सारे कोड चेंज हो गए। क्या ख्याल है? ये कोड भी चेंज हो गया, ये कोड भी चेंज हो गया, ये कोड भी चेंज हो गया और ये कोड भी चेंज हो गया। आप गौर से देखें तो वही चीज हो गई जो हमें एडिशन में नजर आ रही थी, जिसको हमने क्या कहा था, फ्रेम शिफ्ट। क्या कहा था? फ्रेम। शिफ्ट। क्या सर इसका ये बाकी के जो जी तो रह गए हैं, अरे इनका क्या होगा? जो वो रीड बाकी नहीं के हो जो एन पाएगा, के कोडॉन्स हैं, वो रीड नहीं हो पाएगा, वो रीड नहीं हो पाएगा तो जो भी उससे अमाइनो एसिड कोड होना था वो होगा ही नहीं। ठीक है, तो वो उसकी रीडिंग नहीं हो पाएगी। इन जितनी रीडिंग, जहां तक ट्रिपलेट पूरा होता है बस वहीं तक रीडिंग होती है। तो अब समझने की बात यह है कि आपने क्या देखा कि एक न्यूक्लियोटाइड अगर डिलीट हो गया तो उससे क्या हुआ, अगेन उससे पहले वाले कोड्स तो सही रीड होंगे लेकिन उसके सारे बाद वाले कोड्स में फ्रेम शिफ्ट आ जाएगा। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया फ्रेम शिफ्ट का? तो एडिशन और डिलीशन दोनों में अगर मिनिमम एक न्यूक्लियोटाइड पे भी एडिशन या डिलीशन हो जाती है तो उससे सारे रिमेनिंग कोड्स फ्रेम शिफ्ट आने की वजह से चेंज हो जाते हैं, और इसीलिए जो प्रोटीन होगा वो इंतहाई फॉल्टी बनेगा, नालायक प्रोटीन बनेगा जो कि यूजलेस होगा। यस और नो? Yes, sir. Yes. भाई अमान मुगल ये प्रोटीन सॉरी फ्रेम जी शिफ्ट का सर। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? जैनब जमान? Yes, sir. ओके, हाँ भाई आफरीन मेमन? Yes, sir. अब आ जाओ सब्स्टिट्यूशन में, ये थोड़ा सा समझने का है। सब्स्टिट्यूशन हम किसे कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन कहते हैं कि जब एक सब्स्टिट्यूशन हम किसे कहते हैं कि जब हमारी जेनेटिक सीक्वेंस में, लेट्स से मैं यहाँ पर सीक्वेंस खुद ही लिख लेता हूँ क्योंकि हैंग हो रहा है, कॉपी हो नहीं रहा। तो लेट्स से कि हम एक सीक्वेंस ऐसी इमेजिन कर लेते हैं कि हमारे पास जीन थी और उसमें एक नॉर्मल सीक्वेंस थी C G A T G A। ठीक है, इसी में सब्स्टिट्यूशन हम किसे कहते हैं कि जब कोई एक नाइट्रोजिनस बेस सब्स्टिट्यूट हो जाए दूसरे से। ठीक है, यानी मान लीजिए कि अगर यहां से ये A सब्स्टिट्यूट हो रहा है तो इस A की जगह, यानी A यहां डिलीट हुआ और इस A की जगह कोई और नाइट्रोजिनस बेस आ गई। तो यानी ये समझ लीजिए कि अगर समझने के लिए कहूं तो मैं कहूंगा एडिशन, इसमें डिलीशन हुई और डिलीशन के बाद एडिशन हो गई, डिलीशन हुई, डिलीशन के बाद क्या हो गई, एडिशन। तो सब्स्टिट्यूशन बन गई है। क्यों? तो ये मान लीजिए ए यहां से डिलीट हो गया और इस ए की जगह क्या आ गया, जी आ गया। इस ए की जगह क्या आ गया, जी। तो सब्स्टिट्यूशन किसे हम कहते हैं कि जो जेनेटिक कोडॉन्स हैं उनमें कोई एक नाइट्रोजिनस बेस की जगह दूसरी नाइट्रोजन बेस आ जाए। तो इस प्रोसेस को, इस म्यूटेशन के पैटर्न को हम सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब इसमें क्या हुआ, सबसे पहले तो समझ लें, क्या इसमें कोड सारे पहले जैसे ही रहे, यस और नो? सिर्फ एक कोड चेंज हुआ। Yes, sir. तो क्या इसमें फ्रेम शिफ्ट आया? बोलो बेटा।
No. Yes, sir. इसमें फ्रेम शिफ्ट नहीं आया, तो मालूम हुआ सबसे पहले समझना है कि सब्स्टिट्यूशन वाली म्यूटेशन में फ्रेम शिफ्ट नहीं आता। यस और नो? क्योंकि आप देखें आगे वाले कोड भी वैसे ही हैं और पीछे वाले कोड भी वैसे ही हैं, कोई कोड में तब्दीली नहीं आएगी। Yes, sir. यस और नो? क्या ये बात सबको लॉजिकली समझ में आ गई है कि जो हमारे ये वाले सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन है इसमें फ्रेम शिफ्ट नहीं आता? क्या ये बात क्लियर है? यस सर। Yes, sir. अब यहाँ एक बहुत अहम बात करने जा रहा हूं बेटा। अब क्या हुआ, पहले कोड था AAT, अब उसकी जगह एक नया कोड आ गया AGT। अब यहां समझना है बहुत इंपॉर्टेंट बात, जिसमें तुम्हारी इस चैप्टर की पिछली नॉलेज भी काम आएगी। देखो बच्चों, अब ये जो AAT की जगह नया कोड आया है AGT, अब यहां नए कोड आने पर दो पॉसिबिलिटीज है। क्योंकि हम मान लीजिए कि AAT जो नॉर्मल कोड था, मान लीजिए कि वो नॉर्मल कोड अमाइनो एसिड X के लिए कोड कर रहा था। किसके लिए कोड कर रहा था? अमाइनो एसिड X के लिए। अब ये जो नया कोड आया AGT, यहां दो पॉसिबिलिटीज हैं। हमें मालूम है फ्रॉम द प्रायर नॉलेज कि एक अमाइनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोड्स होते हैं। यस और नो? जी Yes, sir. Yes, sir. ऐसा बाय चांस हो सकता है ना कि जो AGT नया कोड आया है बाय चांस ये भी X के लिए कोड करता हो, बिकॉज X अमाइनो एसिड के लिए मल्टीपल कोड हो सकते हैं। वी नो कि एक अमाइनो एसिड के लिए मल्टीपल कोड होते हैं। तो जो सब्स्टिट्यूशन से नया कोड जनरेट हुआ, नया कोड क्या हुआ? सब्स्टिट्यूशन से जो नया कोड जनरेट हुआ बाय चांस वो भी उसी अमाइनो एसिड के लिए कोड कर रहा है जिसके लिए ओरिजिनल कोड कर रहा था। बेटा अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? म्यूटेशन तो आ जाएगी, लेकिन उसके बावजूद जो अमाइनो एसिड सीक्वेंस है वो खराब नहीं होगी। पहले भी अमाइनो एसिड X लग रहा था, अभी भी अमाइनो एसिड X लगेगा। तो ये वो वाली म्यूटेशन होगी जिसका कोई डिसऑर्डर पैदा ही नहीं होगा। इस म्यूटेशन को हम साइलेंट म्यूटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? साइलेंट म्यूटेशन। क्या कहते हैं भाई? साइलेंट म्यूटेशन। Silent. हो गई, कोड तो चेंज हो गया, लेकिन बाय चांस वो कोड एक जो नया कोड भी आया इत्तेफाक से कोइंसिडेंटली ये भी उसी अमाइनो एसिड के लिए कोड कर रहा है जिसके लिए ओरिजिनल कोड कर रहा था। तो ऐसे केस में ये म्यूटेशन साइलेंट म्यूटेशन कहलाएगी। ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती थी कि जो नया कोड बना वो अमाइनो एसिड X के लिए नहीं बल्कि अमाइनो एसिड Y के लिए कोड करे, और जब अमाइनो एसिड Y के लिए कोड करे तो क्या हो? अमाइनो एसिड Y के लिए कोड करे तो क्या होगा? डेफिनेटली जहां पर X अमाइनो एसिड लगना था वहां पर Y लग जाएगा, जो कि सिकल सेल एनीमिया में होता है। सिकल सेल एनीमिया में यही तो होता है कि सिकल सेल एनीमिया में सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन होती है। कौन सी म्यूटेशन होती है बोलो बेटा? सब्स्टिट्यूशन होती है, जिसमें अमाइनो एसिड ग्लूटामिक एसिड की जगह सब्स्टिट्यूशन से जो नया कोड आता है उसमें वेलिन लग जाता है, और वेलिन लगने की वजह से क्या होता है? वो पूरा का पूरा प्रोटीन फॉल्टी हो जाता है। तो समझने की बात क्या है कि अगर जो सब्स्टिट्यूशन से नया कोड आया है बाय चांस अगर वो ओरिजिनल अमाइनो एसिड के लिए कोड कर रहा है तो इन दैट पर्टिकुलर केस वो फिर म्यूटेशन होगी भी लेकिन इफेक्ट नहीं आएगा। इस म्यूटेशन को हम क्या कहते हैं? साइलेंट म्यूटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? साइलेंट म्यूटेशन, जो सब्स्टिट्यूशन की वजह से ही आ सकती है और कैसे ही नहीं आ सकती। यानी कोड चेंज हुआ लेकिन इफेक्ट कोई नहीं हुआ। दूसरा क्या है कि अगर अमाइनो एसिड चेंज हुआ और चेंज होने से नया अमाइनो एसिड आया, कोड चेंज हुआ, कोड चेंज होने से नया अमाइनो एसिड आया जो डिफरेंट है, और उस डिफरेंट ने उस प्रोटीन को फॉल्टी बना दिया, तो फिर इस म्यूटेशन को हम मिससेंस म्यूटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मिससेंस। यानी असल में सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन है ना, उसमें ये कॉन्सिक्वेंसेज हैं कि सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन जब आती है तो फ्रेम शिफ्ट तो नहीं आता, लेकिन क्या होता है? या तो सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन साइलेंट हो सकती है, यानी साइलेंट कब होगी? कि जब अमाइनो जो नया कोड आया वो इत्तेफाक से उसी अमाइनो एसिड के लिए कोड कर रहा है जिसके लिए पुराना वाला कर रहा था। तो ऐसे केस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्रोटीन पर, इस म्यूटेशन को हम साइलेंट कहेंगे। दूसरा क्या है कि हो सकता है कि नए अमाइनो एसिड के लिए कोड करे, एंड इन दैट केस वो नया अमाइनो एसिड अटैच होने की वजह से जो प्रोटीन होगा वो फॉल्टी हो जाएगा, और इस म्यूटेशन को हम मिससेंस म्यूटेशन कहेंगे। और एक तीसरा कॉन्सिक्वेंस भी हो सकता है, और वो तीसरा कॉन्सिक्वेंस क्या है कि मान लीजिए कि जो नया कोड बना वो नया कोड एक स्टॉप कोडॉन बन गया। आप जानते हैं, याद है स्टॉप कोडॉन होते हैं 4। Yes, sir. आपने पढ़ा था ना कि जब कोई भी काम स्टार्ट होता है तो स्टार्ट कोडॉन उसको स्टार्ट करते हैं, स्टॉप कोडॉन उसको स्टॉप कराते हैं। तो मान लीजिए कि AAT तो अमाइनो एसिड के लिए कोड कर रहा था, लेकिन AGT जो नया कोड बना ये एक स्टॉप कोडॉन बन गया। तो स्टॉप कोडॉन बनने की वजह से क्या होगा कि जब प्रोटीन सिंथेसिस शुरू होगी तो ये वाला अमाइनो एसिड तो कोड होगा, लेकिन आप जानते हैं स्टॉप कोडॉन क्या करेगा? फिर इन अमाइनो एसिड्स को कोड नहीं होने देगा, फंक्शन को ही स्टॉप कर देगा। फंक्शन को क्या कर देगा? स्टॉप कर देगा। यस और नो? और ऐसी म्यूटेशन को बेटा फिर हम क्या कहेंगे? नॉनसेंस म्यूटेशन। क्या कहेंगे? नॉनसेंस। यानी बाकी जो नॉर्मल कोड्स हैं वो सेंस भी नहीं हो पाएंगे। समझना, मिससेंस को मिससेंस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? दरमियान में एक फॉल्टी अमाइनो एसिड आ रहा है, ठीक है, बाकी सारा सही सेंस किया जा रहा है, दरमियान में एक फॉल्टी अमाइनो एसिड आ रहा है।
और नॉनसेंस को क्या नॉनसेंस क्यों कहते हैं कि भाई अगर दरमियान में सब्स्टिट्यूशन की वजह से एक स्टॉप कोडॉन क्रिएट हो गया तो उस स्टॉप कोडॉन की वजह से क्या होगा कि आगे के जितने भी जेनेटिक कोड्स हैं जो ठीक हैं, जिनमें कोई मसला भी नहीं है, वो रीड ही नहीं होंगे, क्योंकि हम जानते हैं स्टॉप कोडॉन जब प्रोटीन सिंथेसिस में दरमियान में आ जाता है तो जो पेप्टाइड चेन होती है वो रिलीज हो जाती है, सो नो? Yes, sir. हमने ये पढ़ा था ना, कहां गया पुरानी डायग्राम में दिखाऊं कि जब स्टॉप कोडॉन आ जाता है, ये देखो कहां दिखाया था, ये मैंने डायग्राम कहां बनाई थी, ये कि जब स्टॉप कोडॉन आ जाता है तो जो पेप्टाइड चेन बन रही होती है वो वहां से क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। तो अगर सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन में जो नया कोड बना बाय चांस वो स्टॉप कोडॉन बन गया है तो फिर इस म्यूटेशन को नॉनसेंस म्यूटेशन कहते हैं। और प्रोटीन सिंथेसिस बावजूद इसके कि आगे वाले कोड्स ठीक हैं लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस पूरी पूरी बर्बाद हो जाती है। तो मालूम हुआ कि जो सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन है, नंबर 1 उसमें फ्रेम शिफ्ट नहीं आता और उसके 3 कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन कैन बी अ साइलेंट म्यूटेशन, सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन कैन बी अ मिससेंस म्यूटेशन एंड सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन कैन बी अ नॉनसेंस म्यूटेशन। और मैंने एक्सप्लेन किया कि जब सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन में इत्तेफाक से जो नया कोड है वो एक ऐसा कोड होगा जो कि अल्लाह आपका भला करे सेम ही अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहा है, तो फिर इस म्यूटेशन का कोई इंपैक्ट नहीं आएगा और इसके सूरत में इस म्यूटेशन को हम साइलेंट म्यूटेशन कहेंगे। अगर नया कोड आ गया, नया अमीनो एसिड कोड हो गया और उससे प्रोटीन फॉल्टी हो गया तो इसे हम मिससेंस म्यूटेशन कहेंगे। और अगर बाय चांस जो नया कोड आया वो एक स्टॉप कोडॉन है और वो स्टॉप कोडॉन पूरी के पूरी सीक्वेंस ट्रांसलेशन ऑफ प्रोटीन को ही रोक देता है तो फिर बाकी कोड्स जो हैं वो ट्रांसलेट नहीं हो पाएंगे और ऐसी सूरत में हम इसको नॉनसेंस म्यूटेशन कहेंगे। एम आई क्लियर बच्चों? जी सर। अच्छे से समझ में आया लाइबा, बाकी सारे बच्चों? जी सर। यस सर। मेरे बच्चों ये सर। चैप्टर खत्म हो गया, चैप्टर 6 खत्म हो गया, चैप्टर 6 खत्म हो गया। आज मैं चैप्टर 6 के लेक्चर्स रात से पहले ही अपने YouTube चैनल का लिंक भेज दूंगा इंशाअल्लाह ताला, ये लेक्चर समेत। मेरे भाई मुझे नहीं पता आपने कौन से चैप्टर लेक्चर अटेंड किए हैं कौन से नहीं किए हैं, लेकिन आज आपको ये लिंक मिल जाएगा, जिसका जो रह गया है वो कवर करे। और मैं साथ साथ जो पास पेपर्स हैं आपके पास, जिनके पास हार्ड कॉपी आ गई है मेरी, हार्ड कॉपी में शुरू कर लें, और जिनके पास हार्ड कॉपी नहीं आई है तो मैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के पास पेपर्स की फाइल शेयर कर दूंगा। तो भाई P1 के एटलीस्ट 50 सवाल और P2 के एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस ये आपने सैटरडे से पहले करने हैं। P1 के एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस और P2 के एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस ये हर बच्चे ने करने हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो अगली क्लास में मैं आपको नहीं एडमिट करूंगा, आपका काम पहले देखूंगा और अगर आपने नहीं किया होगा तो आपको नहीं। तो याद रखिएगा इस चैप्टर को पूरा रिवाइज करें, तगड़ा चैप्टर था, मेरे साथ पढ़ने का बेनिफिट ही नहीं होगा अगर तुम उसको मिस कर दोगे। तो ये कंप्लीट करें रिवीजन, अपना कॉन्सेप्ट सारा क्लियर करें और क्लियर करने के बाद पास पेपर्स की एटलीस्ट P1 के 50 क्वेश्चंस और P2 के एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस हार्ड कॉपी में रिटन फॉर्म में आपने करने हैं, सैटरडे वाली क्लास से पहले करने हैं। और फिर उन क्वेश्चंस के अंदर इंशाल्लाह जो रिलेटेड इश्यूज होंगे पहले उनको डिस्कस करेंगे और फिर जो है इस चैप्टर का जो है वो टेस्ट भी अनाउंस करूंगा और साथ ही साथ हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ भी मूव करेंगे। याद रखिएगा मैंने आपको बताया था मैं सेकेंड हाफ के चैप्टर जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो पहले करा रहा हूँ। इम्यूनिटी करा चुका, सेल साइकिल करा चुका, अल्लाह आपका भला करे, ये चैप्टर डीएनए प्रोटीन सिंथेसिस करा चुका। अब हमारी जो पूरी डिस्कशन है बायोलॉजी सिलेबस की उसमें सबसे आखिरी चैप्टर डिस्कस करने लगे हम ट्रांसपोर्ट इन मैन, ठीक है, ताकि उसके बाद जो कॉलेज के बच्चे हैं या जो कॉलेज के बच्चे नहीं है उन सब का बायोलॉजी का जो बैकबोन है ना, जो टॉपिक्स जो कॉन्सेप्चुअली आपको प्रॉब्लम में डालते हैं वो आपके पहले हो जाएंगे। और जब वो हो जाएंगे तो बार बार उनको रिपीट करना है, बार बार आपने उनकी प्रैक्टिस करनी है ताकि उन चैप्टर्स में कोई भी गलती का चांस ना हो। एंड देन डेफिनेटली जो चैप्टर्स हमारे रह गए उनकी बात करेंगे। तो इसलिए ये मेक श्योर करना है, मैंने सबको बता दिया, मैक्सिमम बच्चे आज क्लास में मेरे ख्याल है सिर्फ वो नहीं है जैनब का